तो आप लोग अभी से ही थोड़ा सा शुरू कर दीजिए अपना ध्यान रखना, और मास्क का यूज करिए। बाकी सब चीजें भी भीड़ भाड़ वाले एरियाज में जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। और रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग जुडिशरी वाला उसका पोर्शन देख रहे थे। शायद कि जो जुडिशियल पावर्स थी वो रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था, ये हम लोगों ने देखा। हाँ, उसका रिट जुरिस्डिक्शन देखना है अभी, सुप्रीम कोर्ट का। देखो, क्योंकि दो तीन बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसका गठन हुआ था। एक बात तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक कोर्ट ऑफ इक्विटी थी। कोर्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि जिस तरीके से इस भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, इसके पास वही सब पावर्स थी जैसे कि ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के पास थी, या सुप्रीम कोर्ट जो था इंग्लैंड में उसके पास जो पावर्स थी, सेम पावर्स। इसीलिए भारत में इसे कोर्ट ऑफ इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी माने समानता के आधार पर स्थापित हुआ कोई कोर्ट। तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहा गया है इसे यहाँ पे, क्योंकि ये सभी मामलों के ऊपर, भारत में जितने भी मामले चल रहे न्याय के ऊपर, ये सर्वोच्च संस्था थी। और इसके पास वही शक्तियां थी सेम जैसे कि इंग्लैंड में शक्तियां थी ब्रिटेन में। तो एक तो ये इक्विटी जुरिस्डिक्शन था इसके पास में। अब चूंकि इंग्लैंड में जो कोर्ट थी उसके पास में रिट जारी करने की शक्तियां थी, तो यहां भी कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां दी गई। जैसे, देखो, हम लोगों को ये पता है कि किंग जॉन ने बिल ऑफ राइट साइन कर दिया था 1200 1296 के आसपास, या 1256 में, शायद 1256 में, 1256 के आसपास। और बिल ऑफ राइट से इंग्लैंड के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार उनको कहा गया। मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसीलिए उसे। उन मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट था। अब उन्हें कैसे पूरा किया जाए? तो उन्हें पूरा किया जाए रिट्स के माध्यम से, क्योंकि सरकार जो होती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, देखो, स्टेट हमेशा ऑपरेसिव होता है। इस बात को ध्यान से समझना। राज्य जो होगा हमेशा वो लोगों की शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए ही होता है। राज्य का उद्देश्य है ये। लेकिन कभी कभी राज्य क्या करता है, अपने अब अंकुश इसलिए स्टेट लगाता है क्योंकि जिससे एक ऑर्डर बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करे, एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य होता रहे। लेकिन राज्य क्या कर सकता है कि अपनी इसी सिचुएशन को बनाए रखने के लिए वो क्या कर सकता है, अपनी शक्ति का ओवर यूज कर सकता है। ऐसे में वो व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश लगा सकता है। तो क्या किया जाए? तो फिर, चूंकि मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसलिए मौलिक अधिकारों के साथ ही रिट जुरिस्डिक्शन भी आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे हम लोगों ने ये देखा विशेष तौर पर भारत में, कि जब फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, इसीलिए उसी के साथ रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया। आप देखो फंडामेंटल राइट्स को, तो आर्टिकल 32 में रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया है। इसके बाद कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सबसे अंतिम है। क्योंकि कोई भी अधिकार, और विशेष तौर पर मौलिक अधिकार, तब तक परिपक्व नहीं माना जाएगा, मैच्योर नहीं माना जाएगा, जब तक उसे ऑटोमेटिकली लागू करने की शक्ति न्यायालय के पास ना हो। और न्यायालय उसे कैसे लागू कर सकता है? तो बाई रिट जुरिस्डिक्शन, ऑटोमेटिकली लागू कर सकता है। इसीलिए हमेशा फंडामेंटल राइट्स रिट जुरिस्डिक्शन के साथ आएंगे।
क्लियर है ये बात? ऑनलाइन वाले बताओ, क्या मैं आपको इस पॉइंट को समझा पाया कि फंडामेंटल राइट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन के साथ क्यों आते हैं हमेशा, और फंडामेंटल राइट्स अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो क्यों अधूरे हैं? क्लियर हुई ये बात? अरे बता दो ऑनलाइन। सर प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, किस किस को क्लियर नहीं हुआ? कौन कौन चाहता है दोबारा सुनना? फिर से सुनाएंगे उसे। अच्छा, चलो तो किस क्लियर, चलो फिर से सुन लो, ठीक है? समझो इसे फिर से, ध्यान से सुनना। ये गंभीर बातें हैं, ये आपको पहले नहीं पढ़ी होंगी आपने, इसलिए इसको आपको ये मिस कर रहे हो इसे। सवाल मेरा ये है, रिट ज्यूरिसडिक्शन या रिट जारी करने की जो शक्ति है न्यायालय के पास, वो आती कहां से? फ्रॉम वेयर इट कम्स? देखो रिटें क्या करती हैं। रिट मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम करती हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। एक बात, क्यों, भाई? देखो इसको समझो स्टेट से। स्टेट क्या है? ठीक है, रिट ज्यूरिसडिक्शन की जो सारी की सारी जड़ है वो स्टेट में है। देखो स्टेट कैसे बना? स्टेट बनाया लोगों ने मिलकर। मैं इसको पीएस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? एक एनार्की की सिचुएशन थी, एज्यूम करते हैं, कि जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अब ऐसे में क्या था कि जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने जो कमजोर लोग थे उनके ऊपर अधिकार किया हुआ। ऐसे में एक एनार्की की सिचुएशन आ गई। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में ये बैठ गए, इन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, एक ऐसी शक्ति को बना लेते हैं, हम एक ऐसी संस्था को बना लेते हैं जो एक व्यवस्था बनाने का काम करे, यानी कुछ कानून बना ले और हम लोग उन कानूनों को फॉलो करेंगे, ठीक है? तो इन लोगों ने मिलके जिस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया इसे स्टेट कहा गया, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहलाती है, संविदा का नियम भी कहलाता है, ये स्टेट के फॉर्मेशन का। इस तरीके से स्टेट आया। अब इन लोगों ने एक बात और रखी, इन्होंने कहा कि हम लोग राज्य को बना रहे हैं, लेकिन राज्य एक ऐसी संस्था होगी, हम लोगों ने राज्य को इसलिए बनाया जिससे हम लोग फल फूल सकें, तरक्की कर सकें, ग्रोथ कर सकें, अपना संपूर्ण विकास कर सकें। इसलिए, और कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कब कर सकता है? जब उसको संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो, या ऐसे अधिकार कम से कम प्राप्त हो जिनसे वो व्यक्ति अपना संपूर्ण आत्मिक और आध्यात्मिक और भौतिक विकास कर सके, यानी फिजिकल डेवलपमेंट कर सके अपनी, और इंट्यूशनल डेवलपमेंट कर सके अपनी, या ओवरऑल ऐसे अधिकारों को जो किसी व्यक्ति के मौलिक विकास के लिए आवश्यक हैं, फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, इन्हें हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इन्होंने स्टेट से ये कहा कि आपको हमें ऐसे अधिकार देने ही पड़ेंगे जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, और वो अधिकार वो होंगे जो हमारे मौलिक विकास के लिए आवश्यक हैं। स्टेट ने कहा ठीक है, दे देंगे। ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट कहेंगे, ठीक है? अब देखो, ये बाकी सारी शक्तियां इन्होंने स्टेट को दे दी फंडामेंटल राइट को छोड़कर, इन सब लोगों ने। स्टेट ने ये उन्हें वचन दिया कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब वचन भी लिखित में होना चाहिए या ओरली हो जाए? ओरली तो मैं कल को नाट सर सकता हूँ, मैंने लिखित तो में। लिखित में हो। जब इसने स्टेट ने ये वचन लिखित में दिया तो क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हाँ या ना? ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है नहीं? और कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट भी होंगे जो स्टेट की शक्ति के ऊपर अंकुश लगाएंगे। इसलिए हमेशा अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वे राइट्स हैं जो स्टेट की शक्ति के ऊपर अंकुश लगाने का काम करते हैं। लेकिन
कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेट अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि जिस राज्य की स्थापना की गई वो सर्वोच्च शक्तिशाली है, सॉवरीन है, संपूर्ण शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। तो ऐसे में क्या हो अगर ये स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को न पालन ना करे और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे। तो इसी के साथ ही जो विद्वान थे उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट के साथ ही हम लोग रिट जुरिस्डिक्शन भी देंगे। ये क्या होगा? रिट जुरिस्डिक्शन एक मौलिक अधिकार ही होगा जिसका उपयोग लोग अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जब भी, और ये ऑटोमेटिक होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। सर्वोच्च न्यायालय का है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसलिए रिट जुरिस्डिक्शन डायरेक्ट कहां जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब ये क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? राज्य की, स्टेट की जो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक उसकी अथॉरिटी है, मोनोपोलिस्टिक माने एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट ने वादा किया था इन लोगों के साथ कि इनके मौलिक अधिकारों का वो उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए जहां कहीं भी फंडामेंटल राइट होगा, इसको लागू करने के लिए रिट जुरिस्डिक्शन जरूर होगा, बाय डिफॉल्ट होगा। और ये रिट जुरिस्डिक्शन किसके साथ आएगा? दैट कम्स विद द पावर ऑफ अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्या मैं आपको क्लियर कर पाया? हाँ जी सर, अब क्लियर है। अब समझ में आया रिट जुरिस्डिक्शन क्यों होता है? यस सर। आलिया, कल सर ने पढ़ाया था रिट जुरिस्डिक्शन, बताया था ये। हाँ आलिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कल बताया था सर ने रिट जुरिस्डिक्शन। यस सर, बट समझ नहीं आया था। नहीं, उन्होंने ही बताया नहीं होगा आपको। चलो फिर छोड़ो, मैं समझता हूँ कि अब ये क्लियर हो गया होगा। बाकी सब लोगों को, कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आई हो? मेन पॉइंट इज दैट ऑलवेज फंडामेंटल राइट्स विद रिट जुरिस्डिक्शन। ये क्या करता है? तो ये मौलिक अधिकारों को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो किसी वजह से भी, और वो व्यक्ति इतनी कमजोर स्थिति में है कि उनके अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण की मांग नहीं कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन का उपयोग करके इनको सुरक्षित कर सकते हैं। जब जुडिशियल प्रोसेस की शुरुआत हुई पूरी दुनिया में, इंग्लैंड से ही हुई। लेकिन इंग्लैंड में उस समय रिट जुरिस्डिक्शन बहुत वास्ट नहीं था, जितना आज वास्ट है इतना वास्ट नहीं था। कुछ नॉर्मल रिट जुरिस्डिक्शन थे वहां पे। जैसे वहां केवल 3 प्रकार की रिट थी, 4 प्रकार की थी। एक रिट थी हैबियास कॉर्पस, एक रिट थी सर्चोरारी, एक मेंडमस, और एक रिट थी प्रोसेंडो। ये 4 टाइप की रिट थी। इसलिए जब भारत में सुप्रीम कोर्ट आया इस रेगुलेटिंग एक्ट से, तब भी 4 प्रकार की रिटों को ही शामिल किया गया, या उसके पास जो जुरिस्डिक्शन था दैट वुड बी विद 4 टाइप ऑफ रिट्स। ठीक है? इन रिट्स को हम लोग चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट में, यहां मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है ना? मौलिक अधिकार जब पढ़ाऊंगा तो ऑल रिट्स जुरिस्डिक्शन हम लोग देखेंगे, आई कहां से, कैसे, इसको सबको लिख भी लेंगे वहां पे। क्लियर है? लिख लें इसे। हाँ जी सर। आराध्या जी आप बताइए, क्लियर है? अभी जाएंगे हम। यस सर। चलिए लिखिए इसमें। इसमें लिखना अगले पॉइंट में, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अब मुझे नहीं पता, देखो मैं कहाँ पे था, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मैं उससे आगे चल रहा हूँ। अब जहां भी ये लिखना शुरू कर देना।
The Supreme Court in India, which was established in 1774, was a court of equity. ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में 1774 ईस्वी में गठित हुआ, 1774 ईस्वी में गठित हुआ एक साम्य न्यायालय था। बल्कि इसको आप इक्विटी कोर्ट लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है, इक्विटी कोर्ट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन साम्य न्यायालय हिंदी में चल जाएगा। साम्य न्यायालय था, अर्थात इसके पास वैसी ही शक्तियां थीं जैसे कि कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के पास, जैसे कि कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के पास। so as it has the same authority, like court of England, ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, this Supreme Court also has a writ jurisdiction। इस सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट न्यायाधीश भी था, and in it four type of writs, and by it four type of writs can be issued, तथा इसके द्वारा 4 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। 4 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक है। पहली लिखना, अब देखो ये रिटों को ना आप अंग्रेजी में ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में तो इनका पता नहीं मतलब आता नहीं है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं तो वो शब्द एग्जैक्ट नहीं निकल के आ पाता। फिलहाल लिखिए इसमें हैबियास कॉर्पस, हैबियास HABEAS, हैबियास कॉर्पस। कॉर्पस माने होता है, कॉर्पस क्या है, कॉप्स होता है एक्चुअली। कॉप्स माने शव, ढांचा, तो ढांचे को लेके आइए, हैबियास कॉर्पस, ठीक है। दूसरा लिखिए सर्श्योरारी, CERTIORARI, सर्श्योरारी। नेक्स्ट लिखिए मैंडेमस, MANDAMUS, मैंडेमस। और चौथी लिखिए प्रोसेंडो या एरर ऑफ प्रोसेंडो, इसे सही वर्ड है इसका मतलब पूरा लिखिए, एरर ऑफ प्रोसेंडो, PROCENDO, प्रोसेंडो।
एरर ऑफ क्रोसेंडो क्या थी, कोई बताएगा आप में से? बाकी तो आपने पढ़ी होंगी, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में पूछ रहा हूँ। एरर ऑफ क्रोसेंडो पता है क्या थी? देखो इसका मतलब ये था, क्योंकि इंग्लैंड में जो सुप्रीम कोर्ट था, दैट इज द कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो फॉलो करता था इस रूल को। अब मान लो न्यायालय से कोई गलती हो गई प्रोसीजरल लेवल पर, तो अपने मामलों को वो फिर से रीलुक कर सकता था। उस न्यायाधीश को जो उसने दिया है, जारी किया है, उसे फिर से रीलुक करके और व्यक्ति को जो राहत है प्रदान कर सकता था। इसीलिए इसे एरर ऑफ प्रोसेंडो, और बाद में अपने किए गए निर्णय को उलट भी सकता था जो उसने पहले निर्णय किया। तो इसीलिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है, आर्टिकल 141 में है ना, वो क्या है वो, जहां वो अपने निर्णय को फिर से रिव्यू कर सकता है। वो 137 कौन सा है? 37 137 137 137। तो उसमें ये वो यही है, प्रोसेंडो ही है, ठीक है ना, इसी टाइप की वो है। अब इसमें रिट में और वहां क्या है, वहां रिट हमारे यहाँ नहीं है प्रोसेंडो वाली, यानी वो स्वयं अपने निर्णय को नहीं उलट सकता है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए रिट में तो स्वयं कर सकता है, ऑटोमेटिक वो उसको लागू कर सकता है। लेकिन अगर किसी आर्टिकल में है तो फिर उनको ऑटोमेटिक लागू नहीं कर सकता, वो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कानून है वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पर्टिकुलर फॉलो करिए प्रोसीजर को, आपको तभी न्याय मिल पाए। जबकि रिट में ऐसा नहीं होता, रिट बाय डिफॉल्ट भी जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यही से वो जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट आती है। आगे इसे देखेंगे जब जुडिशरी को पढ़ें। तो रिट से ही बाय डिफॉल्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म की कॉन्सेप्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें शक्तियां थी, ये रिट जुरिसडिक्शन था। अच्छा मुझे ये बताइए कि और क्या क्या किया था हमने सुप्रीम कोर्ट में? मतलब अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतना ही किया था और कुछ भी नहीं किया था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सर आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज गूंज रही है? अच्छा अब क्लियर आ रही है क्या? यस सर अब ठीक है। हाँ वो ये इधर चला गया था माइक। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमने आज लिखा है, इससे पहले भी कुछ लिख लिया था या इतना ही था? चलिए सर कोई उसकी बात नहीं। स्थापना वगैरह लिख ली थी बस। हाँ तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब इसमें हम लोग इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है घटना चक्र में, तो उसमें हाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछिए, अगर ऑप्शन में 1773 नहीं है और 1774 है तो वो लगा देना। हाँ जी, वही लगाएंगे फिर। देखो एक्ट आया 1773 में, लेकिन इसने काम करना, ये फॉर्म हुआ था 1774 में ही। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो दैट इज इन 1774, आप वही लगाना, 1773 मत लिखना, है ना। लेकिन ये पूछे कि किस अधिनियम के माध्यम से हुई, तब आप लिख सकते हो उसे, 1773 ही आएगा। चलिए अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, इसका एक रिव्यू सा कर लेते हैं, जस्ट एक दो बातें और फिर उसके बाद इसे खत्म करके नेक्स्ट आते हैं आगे। देखो रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने ये देखा कि चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की गई थी, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने का प्रयास किया गया, केंद्रीय शक्ति, और इसी के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल घोषित कर दिया था, और बाकी की जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं दोनों, वो उसके अंतर्गत कर दी गई थी। बल्कि तीनों ही प्रेसिडेंसी नहीं, दोनों ही, तीसरी बाद में बनेगी। दोनों प्रेसिडेंसी उसके अंतर्गत कर दी गई थी, लेकिन शक्ति का क्लियर डिवीजन नहीं था।
चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट थी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को कानून बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन यह भी कह दिया गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट के पास उस बिल को पहले भेजना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट उसे अनुमति दे देगा तब आप लॉ बनाएंगे। अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है कानून बनाने की या गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में। इसलिए हम लोग ओवरऑल सिस्टम में ये देखते हैं इसमें कि ऑल्दो चेक एंड बैलेंसेस की जो कॉन्सेप्ट थी उसको एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश की गई इसमें, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की भी कोशिश की गई। ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर आपको चेक एंड बैलेंसेस यानी विनियमन अगर करना है किसी चीज का, तो फिर आपको सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बना सकते, और अगर सेंट्रल अथॉरिटी किसी इंस्टीट्यूशन को बनाना है तो चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट को हटाना पड़ेगा। इसीलिए ये सिस्टम फेल हो गया। जब इसको एग्जीक्यूट किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, तो कोई भी काम इसमें से ढंग का नहीं हो पाया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल अपने निर्णय लेने में फेल रही, वो कोई निर्णय नहीं ले पाई। हेस्टिंग्स के झगड़े होने लगे अपनी काउंसिल के साथ में, हेस्टिंग्स के झगड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के साथ में भी, और पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो गया, धराशायी हो गया। जब इस बात का ब्रिटेन में इन चीजों का पता चला कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तब फिर उन्होंने एक बहुत जल्दी ही अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आए वो 1781 में। उसे अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं 1781 का, और उससे कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश भी की गई उस एक्ट से। आगे उसे भी देख लेंगे कौन कौन सी को एकदम से दूर कर लिया गया था। तो फिलहाल आप इसमें लिख लीजिए, अगले पॉइंट से लिखना। although the regulating act was established to form central administration in India, यद्यपि विनियमन अधिनियम भारत में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण के लिए बनाया गया था, बट it was failed due to the concept of check and balances in it। परंतु यह सत्ता एवं संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन, परंतु यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के कारण असफल हो गया। अगले पॉइंट से लिखेंगे कैसे हुआ। Although मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, अगला पॉइंट है ये, है ना, ये बता रहे हैं अब कैसे फेल हुआ। Although मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज were put under the control of Bengal presidency, यद्यपि बॉम्बे एवं मद्रास की प्रेसिडेंसियां
बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दी गई थी, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर was not clear. But the distribution of power was not clear. मतलब ये क्लियर नहीं था कि किन मामलों में सलाह ली जाएगी, है ना। परंतु शक्तियों का विभाजन साफ नहीं था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मराठा और मैसूर वॉर की शुरुआत हो गई। मराठा वॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी लड़ रही थी, मैसूर वॉर मद्रास प्रेसिडेंसी लड़ रही थी। जब युद्ध के बारे में निर्णय लेने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी से हेस्टिंग्स से पूछा गया, हेस्टिंग्स ने मना कर दिया कि युद्ध मत लड़िए, कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब है। और ये कहा भी गया था रेगुलेटिंग एक्ट बनाने से पहले कि कंपनी का काम युद्ध लड़ने का नहीं है, आपको शांति बरतनी है। लेकिन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो नहीं माने, उन्होंने हेस्टिंग्स की बात का उल्लंघन किया और युद्ध लड़ लिया। बाद में दबाव में उनके हेस्टिंग्स को भी झुकना पड़ा। तो क्लियर डिवीजन नहीं था पावर का, ठीक है ना। तो चाहे तो इसको आप लिख लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। एक परेशानी तो ये थी। दूसरी परेशानी लिखिए अगले पॉइंट में। देखो, दूसरी परेशानी ये थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच के संबंध जो थे वो क्लियर नहीं थे। कैसे क्लियर नहीं थे? गवर्नर जनरल किसी कानून को तभी बना सकता था जब उसकी काउंसिल उसे बहुमत से पारित कर दे। 4 मेंबर थे, 5वां गवर्नर जनरल था, यानी 5 लोगों की एक परिषद थी जो कानून बना रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि जिधर भी 3 हो जाएंगे उधर ही कानून या तो बन सकता है या नहीं बन सकता। अब इससे गवर्नर जनरल काउंसिल में गुटबंदी हो गई। गवर्नर जनरल वैसे तो गवर्नर जनरल था, लेकिन उसकी शक्ति परिषद के दूसरे सदस्यों के बराबर रख दी गई, उसका पास भी एक ही वोट थी। अब मान लो गवर्नर जनरल के पास एक ही व्यक्ति का समर्थन है, तो वो कानून नहीं बना सकता, क्योंकि 3 उसके विरोध में है, इसलिए कानून ही नहीं बन रहे थे। 3 लोग, और वो भी जो 4 लोग थे, इसमें भी एक और बड़ी परेशानी आई। जो 4 लोग थे, हम लोगों ने कल देखा, वो 4 लोग रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, क्योंकि उनकी नियुक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही थी, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे। और जो गवर्नर जनरल था वो नियुक्त किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उनके डायरेक्टर्स के द्वारा। उनमें वैसे ही आपस में रशाकसी थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी गवर्नर और उसकी काउंसिल के ऊपर नियंत्रण करना, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। तो वो जो चारों व्यक्ति थे जो उसकी काउंसिल के थे, वो कभी भी गवर्नर के फेवर की बात करते ही नहीं थे। और मैंने बताया भी आपको एक इसकी कहानी, कि जो बोरवेल थे, बोरवेल ही केवल उनके शायद फेवर में थे, बोरवेल या फ्रांसिस, ध्यान नहीं है अब, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और हेस्टिंग्स ने गोली मार दी उन्हें। तो यहां तक झगड़े बढ़े। इससे यह हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल निर्णय लेने में अनएफिशिएंट बिल्कुल हो गई। तो जो व्यवस्था बनाई रेगुलेटिंग एक्ट ने, वही नहीं चल पाई। जब वो इन प्रैक्टिस आई, वो फेल कर गई। ठीक है ना। तो लिखिए इस बात को, द वर्किंग ऑफ गवर्नर जनरल, द वर्किंग ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल was very disastrous, was proved, लिखिए, was proved very disastrous, when came into execution। गवर्नर जनरल एवं इसकी काउंसिल की व्यवस्था, गवर्नर जनरल एवं इसकी काउंसिल की व्यवस्था
अत्यधिक विध्वंसकारी सिद्ध हुई, अत्यधिक विध्वंसकारी सिद्ध हुई जब इसे लागू किया गया। द गवर्नर जनरल, कैसे कैसे अब इसको लिखेंगे, द गवर्नर जनरल always face resistance from the member of council। गवर्नर जनरल को सदैव काउंसिल के सदस्यों से विरोध झेलना पड़ा। सो द डिसीजन मेकिंग वॉज ब्लॉक्ड। सो द डिसीजन मेकिंग वॉज इंटरप्टेड कहिए, बल्कि उसे ब्लॉक की जगह इंटरप्टेड लिखिए, वॉज इंटरप्टेड। इस प्रकार नीति निर्माण बाधित हुआ। ठीक है, तो एक परेशानी ये थी। अब तीसरी परेशानी लिखिए। देखो, प्रशासन के लेवल पे केंद्रीयकरण बनाया गया, वो नहीं हुआ। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी अभी भी निर्णय ले रही थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई जिससे केंद्रीय लेवल पर निर्णय हो सके, नीति बन सके, वो भी फेल कर गई। तीसरे, सेंट्रल लेवल पर ज्यूरिसडिक्शन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के रूप में, वो भी फेल कर गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल और पूरे ब्रिटिश प्रशासन के जो लोग थे उन्हें अंडर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के। अब किसी भी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें समन कर सकता था। अब गवर्नर जनरल, एक और चीज की गई कि कोई गवर्नर जनरल अगर कोई कानून बनाएगा तो उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। अब गवर्नर जनरल बंध गया बिल्कुल कि वो हर बात को सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कानून बनाने के लिए। इवन गवर्नर जनरल अपने किसी सर्वेंट को भी कोई आदेश नहीं दे सकता था। आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी थी। और एलिजा इम्पे जो थे, जो चीफ जस्टिस थे उस समय, वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थे हेस्टिंग्स के, वो विरोध में थे। तो ये भी नहीं हो पाया, ये भी फेल कर गया। तो कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट से, द एक्ट ऑल्सो फेल्ड to define a relationship between East India Company, a relationship between Governor General in Council and Supreme Court under the act, या हिंदी में लिखिए, यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय एवं गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मध्य संबंधों की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, कैसे रहा एक पॉइंट में लिख लीजिए। इट वॉज मैंडेटरी फॉर गवर्नर जनरल to take prior permission
to take prior permission from the Supreme Court for making laws, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा यह बाध्यकारी कर दिया गया था, यह बाध्यकारी कर दिया गया कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, एक और बात रखी, जितने भी ब्रिटिश लोग थे, ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सब जुरिसडिक्शन में आ गए सुप्रीम कोर्ट के। अब किसका ऑर्डर चले उनके ऊपर? सर्वोच्च न्यायालय का चले या गवर्नर जनरल काउंसिल का चले या गवर्नर जनरल का चले, क्योंकि गवर्नर जनरल वाज एग्जीक्यूटिव हेड। अब ये भी क्लैरिटी नहीं थी, तो इसमें भी लिखना एंड ऑल्सो द ऑल सब्जेक्ट्स of British territory in India, the all subjects of British territory in India came into the jurisdiction of Supreme Court. Came into the jurisdiction of Supreme Court. इसी के साथ ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के सभी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिए गए। ठीक है। अब इससे भी परेशानी बनी, तो इस सबके साथ ही ये हुआ कि एक तो सही उसमें तो बनाया गया था, सही सोच के साथ बनाया गया था, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट किया गया तो ये फेल कर गया। तो लिखेंगे अगले पॉइंट से, सो ऑल्दो the regulating act formed a central administration and British parliamentary control over East India Company, but it was failed due to lack of the clarity in its provisions. Due to lack of the clarity in its provisions. ठीक है। यद्यपि इस अधिनियम ने भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण तथा केंद्रीय प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया परंतु यह प्रावधानों में ही उलझ गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से। अब देखो, इसके जो कमियां रह गई थी इन्हें दूर करने के लिए फिर 1781 में एक एक्ट लेके आया गया जिसे सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम लोग कहते हैं। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या एक्ट ऑफ अमेंडमेंट कह देते हैं उसे, है ना, क्योंकि जो इसकी कमियां थी वो बड़ी डिजास्टर्स थी, उसको क्लैरिटी लेके आने के लिए फिर ये तुरंत से अधिनियम बनाया गया। तो नोट करके इसको लिखिए, इसको भी देख लेते हैं। टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ the Amendment Act of 1781, passed by British Parliament, रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की या रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लेकर आया गया एंड द की फीचर्स of this act was as follows। तथा इस अधिनियम के मूल बिंदु इस प्रकार थे। ठीक है, अब इनको पहले समझ लीजिए। देखो, सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल का जो एक ज्यूरिसडिक्शन था या एरिया था वो क्लियर नहीं था। दोनों एक दूसरे को लैप्स कर रहे थे। हम लोगों ने देखा 1773 में जैसे कानून बनाने का काम किसका, तो गवर्नर जनरल काउंसिल का, और न्याय देने का काम किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से दोनों को आपस में घालमेल कर दिया गया, इससे क्लियर कर दिया गया। इस वाले से क्या किया गया, गवर्नर जनरल काउंसिल को कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। एक चीज, एक कमी और थी, उसका मैं डिस्कशन करना भूल गया, लेकिन यहां कर देता हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उसने एक काम और किया। ब्रिटिश टेरिटरीज में, जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी, उसमें ऑल सब्जेक्ट्स माने भारतीय भी और ब्रिटिशर्स भी, वो सब उसके अंतर्गत आ गए। और सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश लॉ के आधार पर न्याय करता, जबकि भारतीयों को तो इंग्लिश लॉ नहीं पता था। और ये बात हमने पहले से देखी कि मेयर की कोर्ट से ये बात उठ के सामने आ रही थी कि भारतीयों ने विरोध किया था उन सब बातों का।
इस बात की शिकायत ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी की गई कि हम लोग भारतीयों ने की कि हम लोगों को इंग्लिश कानून का कुछ पता नहीं है और हमारे जो इवन क्या कहते हैं उन्हें, कल्चरल लॉज को, ये पर्सनल लॉज, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनका कुछ पता नहीं है ब्रिटेन को या उन लोगों को, अंग्रेजों को, और वो हमारे पर्सनल लॉज के मामलों में भी निर्णय करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया इस 1781 के अमेंडमेंट एक्ट से कि वो जब भारतीयों के साथ न्याय करेगा और तब उनके पर्सनल मामलों को भी ध्यान में रखेगा या पर्सनल लॉज को भी ध्यान में रखेगा। जैसे जब हिंदुओं के मामले में न्याय करेगा तो हिंदू लॉ को वो ध्यान में रखेगा, जो कल्चर से रिलेटेड है, इंडियन हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। और जब मुस्लिमों के मामले में कोई न्याय करेगा या उसके किसी मुकदमे को देखेगा तो मोहम्मदन लॉज को वो देखेगा। इन दोनों के आधार को मानते हुए वो न्याय करेगा, ब्रिटिश लॉ के आधार पर नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटेन में पर्सनल लॉ अलग होगा, वहां अलग संस्कृति थी, यहां अलग थी। तो इसलिए इसे भी क्लियर कर दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। और तीसरी चीज ये थी कि अपीलीट जो एपेलेट था वो प्रिवी काउंसिल को ही निर्धारित कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मामलों के विरुद्ध में जो अपील है वो प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये 2-3 प्रावधान इसमें थे, 2 ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दोनों लिख लें। हाँ जी, बताइए। जी सर। लिखो तो। पहला लिखना, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इट एग्जेम्प्टेड the governor general in council and the servants of the company from the jurisdiction of Supreme Court, from the jurisdiction of Supreme Court for their official actions, for their official actions। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को अपने सभी आधिकारिक मामलों के संबंध में, अपने सभी आधिकारिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अगला है द सुप्रीम कोर्ट was to exercise the Supreme Court was to exercise his jurisdiction, बल्कि his की जगह its होगा, its jurisdiction according to personal laws of Indian subjects, अब सर्वोच्च न्यायालय भारतीयों के मामले में निर्णय करते समय, भारतीयों के मामले में निर्णय करते समय भारतीयों के पर्सनल लॉज को भी
भारतीयों के पर्सनल लॉज को भी ध्यान में रखेगा, ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये 1781 के अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। हालांकि अभी भी बहुत सारी कमियां इसमें रह गई थी, और कमियां ये रह गई थी कि गवर्नर जनरल बंगाल का और बाकी प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनके बीच के संबंधों को नहीं क्लियर किया गया था अमेंडमेंट एक्ट से भी, इससे भी। ये बाद में क्लियर हुआ पिट्स इंडिया एक्ट से। 1784 में जब नया कानून लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट, तब उसे फिर उससे इन सब जो बाकी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट की, वो दूर की गई। ये जरूर था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनना शुरू हो गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर आने लगा था, और ये कंप्लीटली फिर आगे चलता गया, और अंत में आप देखोगे कि 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त ही कर दिया गया। दैट्स इट, फाइनल। यहां से जो शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से में जाके पूरी हो गई। हम लोग आगे के एक्ट को ऐसे ही देखेंगे, देखोगे आप कि धीरे 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 ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा, उसके कामों के ऊपर। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1784 का 1784 का पिट्स भारत अधिनियम। पिट्स भारत अधिनियम, देखो पिट इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट थे। ये आज तक दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं। शायद 22 या 23 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गए थे ब्रिटेन के। जिस समय ये एक्ट पारित हुआ उस समय इनकी उम्र यही थी, 23-24 साल। इसलिए सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है इन्हें वर्ल्ड के, विलियम पिट को। इन्हीं के समय में ये एक्ट पारित हुआ, तो इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। हालांकि ये इससे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उस समय लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये एक्ट पास नहीं हो पाया। क्यों पास नहीं हो पाया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये नियंत्रण करता था, और मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीटें खरीदी हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया वोट देने के लिए इसके विरोध में। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई। ये पहला मामला था जब किसी भारतीय मुद्दे पर किसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा या उसकी सरकार गिरी। ये मैं आपको लिखवा दूंगा एक नोट में, ये पूछा गया एग्जाम में। इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले 1783 में शायद लॉर्ड नॉर्थ ने ये बिल प्रस्तुत किया था सेम, लेकिन ये पास नहीं हो पाया और लॉर्ड नॉर्थ को रिजाइन करना पड़ा। तो ये पहला और आखिरी मामला था जिसमें किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने रिजाइन कर दिया हो। बाद में पिट बने, विलियम पिट प्रधानमंत्री, इन्होंने पास करा लिया। ठीक है, इसे हम लोग कल देखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी समय। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।